नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। आज बंगाल की सियासत में एक बार फिर तेज हुई हवाओं की हम बात करेंगे। बिहार से चली एसआईआर की हवा ने बंगाल की राजनीति में भी हलचल मचा दी और इसी बीच हमारे गृह मंत्री अमित शाह की रैली ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को और ज्यादा गर्म कर दिया है। घुसपैठ, सुरक्षा और वोट बैंक की पॉलिटिक्स एक बार फिर स्पॉटलाइट में है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईआर की हवा, ये फ्रेज का मतलब बंगाल की पॉलिटिकल सर्किट में कैसे उठ रहा है और कैसे उत्पन्न हुआ। बिहार में हाल ही में रैलीज और पॉलिटिकल कैंपेन्स के बाद सोशल मीडिया और रीजनल पॉलिटिकल कैंप्स में एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि बिहार से उठी हवा अब पड़ोसी राज्यों तक पहुंच रही है। सपोर्टर्स के दावे हैं कि एसआईआर एक सिंबॉलिक इंडिकेटर है कि परिवर्तन की आवाज बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली। बंगाल में इस हवा को लेकर रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों तरफ से पॉलिटिकल कमेंट्री शुरू हो चुकी है। एक तरफ इसे पॉलिटिकल मोमेंटम कहा जा रहा है और दूसरी तरफ मीडिया हाइप बताई जा रही है। लेकिन बंगाल का वोटर क्या सोचता है, जिसके हाथ में असली फैसला होता है, वो इस नैरेटिव को कैसे देख रहा है, ये अभी देखना बाकी है। अब बात करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह की बंगाल में हुई हुई रैली के बारे में, जहां उन्होंने एक बार फिर सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि ममता सरकार यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर प्रहार किया। रैली में अमित शाह ने अपना फोकस साफ रखा। बॉर्डर सिक्योरिटी, इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि बंगाल की सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक घुसपैठ को रोकने के लिए कठोर स्टेप्स नहीं उठाए जाएं। अमित शाह का यह भी कहना था कि सेंटर के एफर्ट्स के बावजूद स्टेट की पॉलिटिकल जो हालत है वो बहुत ऊंच नीच हो जा रही है, यानी कि स्टेबल नहीं है और ऊपर की तरफ नहीं है। उनकी स्पीच का एक की हाईलाइट था कि बीजेपी जब बंगाल में सत्ता में होगी वो इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन यानी कि इधर उधर से यानी कि नेपाल से, बांग्लादेश से लोगों को इधर आने नहीं देगी और इस पे इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। रैली ग्राउंड पर क्राउड्स की रिस्पॉन्स भी काफी एनर्जेटिक दिख रहे थे। वहां पे नारेबाजी चल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और एक हाई वोल्टेज मूड था वहां पे बंगाल की जनता का। जब भी बंगाल की पॉलिटिक्स की बात होती है तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का काउंटर पंच मिस नहीं कर सकते हम। अमित शाह की स्टेटमेंट्स के बाद टीएमसी लीडर्स ने तुरंत प्रेस ब्रीफिंग्स की और कहा कि बीजेपी का माहौल बनाकर बंगाल को बदनाम करना चाहती है टीएमसी। उनका कहना है कि घुसपैठ का टॉपिक इलेक्शन के समय हमेशा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने के लिए टीएमसी ऐसे दावे करती है कि बंगाल की जो लॉबी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो बॉर्डर एरिया पर एक्टिव है और सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन हमेशा से वो चल रही है। इस टॉपिक पे बंगाल में आइडियोलॉजी बहुत अलग अलग है लोगों की और अमित शाह की रैली ने इससे माहौल गर्म कर दिया है। अमित शाह की रैली ने इसे एग्जिस्टिंग डिवाइड करने को बोला गया है, जो पेज पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्या पता बीजेपी के आने के बाद दिखे। बंगाल का वोटर नैरेटिव को बहुत ध्यान से सुनता भी है, समझता भी है। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से अगर देखें तो तरक्की की ओर, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की ओर और रीजनल प्राइड को मिक्स चला के चलती है। अब जब अमित शाह जैसे नेशनल लेवल लीडर घुसपैठ और सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को आगे ला रहे हैं तो वोटर की सोच क्या कहती है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि इलेक्शन 2026 में है। लेकिन वहां का जो माहौल है वो अभी से बनना शुरू हो चुका है। अगर हम एक युवा की बात करें तो वहां जितने भी ग्रुप्स हैं या संगठन हम उनको बोले तो वहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। रूरल बेल्ट्स बॉर्डर सिक्योरिटी को एक सेंसिटिव इशू मानता है, लेकिन अर्बन वोटर गवर्नेंस और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना चाहता है। तो बंगाल का वोटर एक साथ कई नैरेटिव्स को जज करता है और आगे चलकर यही नैरेटिव्स 2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन का एटमॉस्फेयर को शेप करेंगे। बड़ा सवाल क्या है? क्या बिहार की एसआईआर की हवा और अमित शाह की एग्रेसिव पिच वाली बंगाल की पॉलिटिक्स को, डायनामिक्स को क्या बदल सकती है? ऑपोजिशन कैंप इसे विंड्स ऑफ चेंज यानी कि बोल रहा है, टीएमसी इसे पॉलिटिकल इल्यूजन बताकर हटाना चाहती है। लेकिन ग्राउंड पर पॉलिटिकल वर्कर्स ने कैंपेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी है। रैलीज, पदयात्रा, बूथ मीटिंग्स सब एकदम टॉप स्पीड पे चल रहा है, टॉप नॉच पे चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। अब बारी है 2026 की। बीजेपी का पूरा प्लान और ऑपरेशन 2026 में
टीएमसी को हटा के बीजेपी को लाने का मकसद है। 2026 वेस्ट बंगाल के इलेक्शन दूर नहीं है और जितना समय कम होता जा रहा है वहां की हालात तीखे होते जा रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्ट बंगाल की सियासत एक बार फिर उत्सुकता से भरी चल रही है। बिहार से चली हवा हो या दिल्ली से आई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, बंगाल की पॉलिटिकल प्लेग्राउंड हमेशा हाई ड्रामा क्रिएट करते हैं। अमित शाह की रैलीज हो या ममता बनर्जी का रिस्पॉन्स, अगले कुछ महीने बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। हम आपको सारी अपडेट्स और ग्राउंड रियलिटीज के साथ रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस समय अमित शाह की रैली के बाद और बिहार के नतीजों के बाद, बिहार के शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें एसआईआर के मामले पे है, सबकी निगाहें एसआईआर वेस्ट बंगाल के मामले पे है। इसी टॉपिक पे विस्तार में बात करेंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे खास शो न्यूज रूम में। तो दर्शकों, आपने बात साफ है, मैं पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से समझा और मेरे सहयोगी ने उसको समझाया भी, आपको विस्तार से बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरुआत हुई है तो उसमें विवाद बहुत ज्यादा हो गए। मतलब चुनाव में नतीजे भी आए हैं, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन की सीट्स नहीं आई, ऑपोजिशन की सीट्स आई भी, और ऐसा नहीं कि वो ऑपोजिशन जिनको ज्यादा खतरा होना चाहिए था, जैसे कि AIMIM, वो अपनी सीटें बरकरार रख पा रहा है। ऐसा विपक्ष, अगर मुसलमानों की बात थी, घुसपैठियों की बात थी, तो उनको दिक्कत नहीं हुई इतनी। और ओवैसी के जो बयान आए वो भी आपने देखे, वो एग्जैक्टली अगेंस्ट नहीं जाएंगे एसआईआर के, लेकिन विपक्ष बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। विपक्ष में खासतौर पर आप देखेंगे, आप पश्चिम बंगाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब मुद्दा आता है घुसपैठ का मुद्दा आता है मुस्लिम वोटर्स का, मुस्लिम वोट बैंक का। तो ममता बनर्जी थोड़ा सा नाराज हैं, अनप्लान्ड बता रही हैं, इसको केओटिक बता रही हैं, खतरनाक बता रही हैं। और एक पत्र लिखा है उन्होंने सीसी ज्ञानेश कुमार को एसआईआर को लेकर, और कई बीएलओस की मृत्यु के बाद भी आप समझ लीजिए कि भाई कई लोगों की जान चली गई है। इसको अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंडर इसका समझेंगे तो पहले भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, एक प्रोटेस्ट मार्च किया था। उस दौरान भी उन्होंने कई डेथ्स की बात करी थी कि इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, किसी का नेम करेक्शन नहीं हो रहा था, ये वो तमाम चीजें, और वो दुखद है अगर वो हुआ है जो भी है। हालांकि वो डेटा एग्जैक्टली अभी मैं कोट नहीं करूंगा जब तक वो ऑफिशियल सामने नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो थोड़ा दुखद है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत है आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि भाई अगर आप घुसपैठिए हैं फिर भी आप चाहते हैं कि भाई आपका बन जाए, तो फिर वो तो स्वीकार्य नहीं है। वो तो आप किसी भी देश में जाएंगे, घुसपैठ का मुद्दा बड़ा रहेगा। लेकिन इसको एक अघोषित एनआरसी के तौर पर जो है विपक्ष देख रहा है कि एनआरसी, और इसका असर भी आपने ऋतु, मीनाक्षी, किरण देखा होगा तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल में की बॉर्डर से अब जाने की तैयारी करते हुए कुछ लोग जो है वो नजर आ रहे थे, कैसे कि भाई अब बड़ा खतरनाक ही हो चुका है। लेकिन ये कब तक आप इसको इग्नोर करेंगे और कब तक आप ये ऐसा कह देंगे यहाँ पे होने नहीं देंगे? पहले 2 साल का वक्त जब मांगा गया था वो भी पश्चिम बंगाल ही था कि भाई 2 साल चाहिए हमें, तो भाई वहां 3 महीने चाहिए, इनको 2 साल चाहिए, और 2 साल करते करते कभी नहीं चाहिए वाला हिसाब किताब है। साउथ में जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं कुछ पार्टीज जो हैं, जो कि बीजेपी से वास्ता नहीं रखते, उनको लगता है ये गलत है। तो इसका कहीं अंत होना चाहिए, कहीं इस पे रोक लगनी चाहिए। एसआईआर से असली दिक्कत क्या है वो समझना चाहिए। और सीईसी की अगर बात की जाए, फिर इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए, तो दुनिया में सबसे बड़े चुनाव अगर कहीं होते हैं तो भारत में होते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में है। इस तरीके के आरोप अगर आप लगाएंगे ऋतु, तो मुझे लगता है बेहद खतरनाक है और इससे थोड़ा बचना चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी आप बिल्कुल, और जिस तरीके से शिवम ने यहाँ पे कोट किया है, मैं इसी को जरा बढ़ाना चाहूंगी। अगर ममता बनर्जी की हम बात करें, अगर वेस्ट बंगाल की जब भी बात होती है, वहां पर सबसे बड़ा जो गेम चेंजर साबित होता है वो होता है डेमोग्राफी। वहाँ की डेमोग्राफी किस तरीके से है, वहां पर अगर धर्म के बिहाफ पर आप देखें, धर्म की बेसिस पर देखें या अन्य कारणों के बेसिस पर आप देखें, डेमोग्राफी चेंज वहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टन है एक तरह से कहा जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने आप इस लेटर में
कोर्ट क्या कुछ चीजें की हैं एसआईआर के अगेंस्ट, एसआईआर के विरुद्ध, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मैं सबसे पहले कोट करना चाहूंगी उन पॉइंटर्स को। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि निर्वासित होने का डर इसमें आत्महत्या बताया जा रहा है। डर से आत्महत्या यहाँ पर लोग कर रहे हैं। उन्हें ये डर लग रहा है कि एसआईआर लागू होने के बाद कई लोगों के कथित तौर पर निर्वासित होने के डर से ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि ममता बनर्जी कोर्ट ये करना चाहती हैं कि एसआईआर जब से आ रहा है यही वजह है जो सुसाइडल चीजें सामने आ रही हैं, जो लोग वहां पर इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो डेथ का एक नापा हुआ जो रेट सामने आ रहा है, वो इन्हें कहीं ना कहीं इसकी वजह बता रही है। वही दूसरा बड़ा मामला ये, और दूसरी बड़ी लाइन कोर्ट यहाँ पर ममता बनर्जी ने जो कोर्ट की है वो ये कह रही है कि जो बीएलओ जिनके फंदे से लटके हुए शव मिले हैं इसका सीधा कसूरवार वो एसआईआर को मान रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो कोट किया वो ये कि कार्यकर्ताओं पर असहनीय दबाव पड़ रहा है, यानी कि जो वहां पर लोकल लेवल पर, स्पेशली वेस्ट बंगाल में जो लोकल स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ता है उन्हें दबाव महसूस हो रहा है, उन्हें प्रेशर महसूस हो रहा है। और प्रेशर यानी ऑफिसर्स जो कर रहे हैं राइट उन पर दबाव मिल रहा है और उन्हें गुस्सा जो है उनका फूट रहा है इस वजह से, क्योंकि उन्हें री रिवाइज करना पड़ रहा है काफी बार इंटेंसिव रिवीजन के वजह से, क्योंकि ऐसा हम देखते थे अमूमन होता ही आया है कि 3 साल में ये रिवीजन हुआ करता था, लेकिन अब एसआईआर का मुद्दा जब उठ रहा है तो 2 महीने के भीतर ही यहाँ पर रिवीजन किया जाता है। 2 महीने के भीतर का जो डेटा है वो एकत्र किया जाता है और ये 2 महीने के डेटा के आधार पर ही अगर चुनाव होते हैं, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी है कोट कर रही है। नहीं तो एसआईआर सही हो रही है कि नहीं हो रही, आप अपना मेरे हिसाब से एसआईआर सही हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जो कोट कर रही है मैं उन्हें प्रेजेंट कर रही हूँ जी। तो आयोग ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये ममता बनर्जी कह रही है। ममता बनर्जी कह रही है आप ला भी रहे हैं तो इसका जो बेसिस होना चाहिए, जो इसका फंक्शनिंग होना चाहिए वो ठीक ढंग से होना चाहिए। शिवम ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ कि 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। अगर मैं 12 राज्यों की अगर बात की जाए तो और भी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है या फिर अंडर प्रोसेस होगा वो। तो अकेला पश्चिम बंगाल को ये दिक्कत क्यों है, ये मेरा एड ऑन था। बाकी मीनाक्षी और किरण आप अपनी अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यहीं पर खड़ा हो जाता है। दरअसल ममता बनर्जी के साथ वही वोट बैंक वाली दिक्कत है। अब मैं 2021 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करूं, 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज, उनकी सीटें क्या थी, तो ममता बनर्जी को जो हिंदुओं का वोट मिला था वो मिला था 39% और वहीं जो मुसलमानों की तरफ से उन्हें वोट दिया गया था वो था 75%। वही अगर बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती और इसमें उसे 7% मुसलमानों ने वोट किया और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिंदुओं की वोट की तो वो 50% था। तो अब देखिए क्या है, हिंदुओं का जो वोट था वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में बंट जाता है, लेकिन मुसलमानों को जब वोट था वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पास जाता है। अब ममता बनर्जी पर वैसे भी बार बार ये आरोप लगते रहे हैं, भले ही इंडिया गठबंधन में वो रही हो, उनके साथ कांग्रेस रही हो, बीजेपी भी ये आरोप लगाती है तो कांग्रेस भी इसी तरीके के आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी वहां पर लोगों को अवैध तरीके से बसाती है, ये उन पर आरोप लगते हैं और उन्हें वोटर आईडी कार्ड दिलवाती हैं ताकि उनका इस्तेमाल वोटिंग के दौरान कर सके। उन पर ऐसे भी आरोप लगे कि रोहिंग्याओं से लेकर के बांग्लादेशियों तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में लोगों को जगह दी, वहां रहने दिया और वहां रहने देने की वजह से वहां की जो पूरी डेमोग्राफी है और डेमोक्रेसी है दोनों ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। आलम यह है, अगर आप पश्चिम बंगाल जाएंगे, मैं गई हूं इसलिए बता रही हूँ, पश्चिम बंगाल में आपको एक रोड सिर्फ और सिर्फ सिंगल रोड नजर आएगी और उसके दोनों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ घनी आबादी नजर आएगी। और ये कोलकाता से आप कहीं पर भी चले जाइए, दक्षिण 24 परगना चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, सिंगल लेन कहीं पर भी चले जाइए, सिंगल लेन से ज्यादा वहां की सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि वहां डेमोग्राफी इतनी ज्यादा चेंज हो गई है कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो रोड तक आने के लिए मजबूर हो गई है। जो थोड़ी बहुत 1 फीट 2 फीट जगह बचती है वहां पर लोगों ने अपनी रोजी रोटी के लिए दुकानें लगाना शुरू कर दिया। किरण, ठीक है, तो डेमोक्रेसी जिस तरीके से चेंज हुई, अब ममता बनर्जी को डर यही सता रहा है कि देखिए एक बार एसआईआर हुई और बिहार में हुई तो बिहार में बार बार नेता ये कहते रहे कि एसआईआर की टाइमिंग गलत है और वहां पे वो हार गए। ये उनका कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें सच कितना है ये सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया तो होगी। इसमें ना एक चीज ये भी है कि जो 2002 की लिस्ट को भी चेक किया जाएगा तो वो उससे भी नापा जाएगा तो बहुत से
45% शायद, मैं अगर गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, वो पहले नाम वो नहीं थे, वैसे नाम भी ये सामने आ रहे हैं, तो बंगाल में बड़ा हो सकता है, ये डर थोड़ा वहां पे है उनको कि पश्चिम बंगाल में वो बस एक थोड़ा सा एग्जांपल सेट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए बिहार में ऐसा हुआ और बिहार में महागठबंधन का जो हाल हुआ। खैर वो भूल जा रही है कि उसके पहले भी बिहार में जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त पार्टियों ने भले ही अच्छा प्रदर्शन किया था, सिर्फ एक पार्टी ने, लेकिन पार्टियों का प्रदर्शन वक्त वक्त पर खराब होते रहता है। अब ममता बनर्जी भी अपने इस चुनाव को कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाना चाहती है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और वो हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो वहां से जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें उस जगह को छोड़ करके जाना पड़ेगा, उनका अच्छा खासा वोट बैंक घट जाएगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी की चुनावी तैयारी है पश्चिम बंगाल में, वो फरवरी 2025 से ही शुरू हो गई है। जगह जगह पर धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में धार्मिक यात्राएं निकालना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहां पर अगर कोई भी कीर्तन होता है, जुलूस होता है, तो पहले ये स्थिति थी कि वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। भले ही नवरात्रि सारे मिलकर मनाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता था। ना आप उस दौरान रामनवमी मना सकते थे, ना जन्माष्टमी मना सकते थे। लेकिन इस बार फरवरी में, अप्रैल में वहां पर बड़े स्तर पर कीर्तन भजन के आयोजन बीजेपी की तरफ से किए गए। बीजेपी और आरएसएस एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि वहां पर त्योहारों को एक साथ मनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम तबके को देखिए वहां पर, स्पेशली जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पर आए हैं, जिन्होंने फेक वहां पर एक तरह से बनाया हुआ है, कोई आधार का या प्रमाण पत्र बनाया हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक से बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है, वो लोगों को भी डर लग रहा है कि एसआईआर अगर हो जाता है तो हमारे ऊपर वो जो तलवार है वो लटक जाएगी। लेकिन वो लोग भी सामने से आकर के ये जो त्योहार आपने जो ये जिक्र किया है, इसमें समर्थन नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा है वो एक लंबे वक्त से चली आ रही है किरण, और उसका इतिहास जो है वो बहुत रिच रहा है। बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, बहुत पुराना त्योहार है, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और आजादी के पहले से वो त्योहार मनाते आ रहे हैं। वहां पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन उसके अलावा जो, अगर मैं बात करूं, जन्माष्टमी की बात करूं या रामनवमी की बात करूं, कोई त्योहार इस तरीके से नहीं मनाए जाते जैसे बाकी नॉर्थ इंडिया में मनाए जाते हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी तो अपनी जमीन पूरी पक्की कर रही है, लेकिन जो टीएमसी है, टीएमसी को अपने वोटर्स खिसकते हुए नजर आ रहे हैं कि एसआईआर में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को उस जगह को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और ऐसी तस्वीरें किरण किस तरीके से आ रही है कि बॉर्डर पर लोग अपना पूरा सामान लेकर के, गठरी लेकर के खड़े हुए हैं कि अब तो देश छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और इसी से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो है 65 लाख जो मतदाता थे उनके नाम कट गए हैं। अब किस वजह से कटे हैं, क्यों कटे हैं, डेथ हो गई है या एड्रेस चेंज है या बिहार से निकल करके बाहर चले गए, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। डर से कोई काम नहीं चलता। ऐसे में ये भी ममता बनर्जी को या टीएमसी की गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि एसआईआर से पारदर्शिता आएगी और कहीं ना कहीं जो नए वोटर्स हैं उनके नाम भी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। और जो अभी तक काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, आपने देखा होगा जब हमने पहले एसआईआर नहीं और नॉर्मली जो है चुनाव आयोग के लोग आते थे, जिन बीएलओस का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वो बीएलओ आते थे और हमारे पास में वो फॉर्म देते या फिर हमारा नाम जो है वो नोट डाउन करते थे। हमसे कई बार हस्ताक्षर भी उन्होंने करवाए। तो ऐसे में फैमिली में कितने सदस्य बढ़ गए हैं, कितने सदस्य जो है एक्स्ट्रा आपके वोटिंग करने वाले हो गए जो पहली बार वोट करेंगे, तो ये सब एक प्रक्रिया होती है और ये एसआईआर भी एक प्रक्रिया है, उसको उसी के तहत जो है देखने की जरूरत है। सिर्फ 65 लाख कटे इसको मत देखें, बल्कि 14 लाख नए वोटर्स भी जुड़े हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी ममता बनर्जी कितना समझ पाए नहीं पाए, ये तो अलग विषय हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ जो है रिजल्ट जो है वो दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन की वहां पर हार हुई है जबरदस्त। लेकिन इस बात में ममता बनर्जी को यह भी समझना होगा, महागठबंधन विपक्ष में, आप सरकार में है यहाँ पर और आपको इसमें बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लेना चाहिए कि ठीक है एसआईआर चीजें हो रही हैं, अगर यहाँ से रोहिंग्यास, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध तौर पर घुसपैठ करके आए हैं उनको अगर हटाया जा रहा है तो ये आपके राज्य के लिए बेनिफिशियल है, लोग आपसे कनेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जिसपे जो है ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, शायद उनको समझाने वाले कोई लोग आ जाए तो बेहतर होगा। इन सब के बीच में देखिए खासतौर से ममता का गढ़ बहुत जबरदस्त है बंगाल, क्योंकि बंगालियत बहुत है। ऐसा ही हम महाराष्ट्र के अंदर में भी देखते हैं कि जैसे महाराष्ट्रियन है, अगर एक बार वो नाराज हो जाए मराठी भाषा को लेके हो या अन्य चीजों को लेकर के हो, तो वो किसी भी दल को जो है हरा देते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट है अपना महाराष्ट्र, अपना महाराष्ट्रियन होना। और ठीक वैसे ही स्थिति जो है बंगाल के अंदर में दिखती है कि बंगाल में ममता दीदी ने इस तरह की एक अपने किले को गढ़ लिया है, मजबूती प्रदान कर दी है कि वो बंगालियत जो है
इस चीज को सोच नहीं पाते हैं कि इनसे इतर को सोचना होगा। ऐसे में बीजेपी को अगर इस किले को ढहाना है तो एसआईआर ही केवल एक जो है आप लेकर के आए, और जो बार बार आप घुसपैठियों पर प्रहार करने की बात कहें तो ये एक अलग बात हो जाती है। इस पे आप थोड़ा बहुत जो है एक चोट और डेंट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको एक बंगाली फेस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जिस तरह से बिहार के अंदर में जेडीयू की है। वापस से हम अपने मुद्दे पे आते हैं जो हम एसआईआर को लेकर के जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार ममता दीदी इतनी डरी हुई क्यों है। तो इस बात को भी समझना है, जो बात मीनाक्षी ने भी यहाँ पर कही है कि अब जो घुसपैठी है, देखिए याद होगा हमने लगातार इंडिया डेली पे आपने वो तस्वीर देखी होगी, हमने विधानसभा के अंदर की तस्वीर दिखाई थी, रो रही थी ममता दीदी, और उसके बाद उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था, कहा था घुसपैठियों की वजह से देखिए ये जो पूरा वोट बैंक है वो वाम मोर्चा के पास चला जाता है, क्योंकि उस वक्त में उनकी सरकार थी और मैं सत्ता में नहीं आ पा रही हूँ। और यही लड़ाई जो है जबरदस्त उनकी रही है और टाटा नैनो वाली लड़ाई रही, जिसके बाद वो जो है सत्ता में काबिज हो जाती है। तो अब उसी आइडियोलॉजी को आप लेकर के क्यों नहीं चल रही हैं? लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजी थोड़ी ममता बनर्जी की जो है वो यहाँ पर बदल गई है, लेकिन देखना यह है कि एसआईआर पर जो सीईसी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है उस पर सीईसी कितना अमल कर पाते हैं। लेकिन वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी चिट्ठी लिख दी कि ये एक तरह से पॉलिटिकली जो है चिट्ठी जो है वो लिखी गई है, ये इस मतलब कहे कि इसका कोई भी औचित्य नहीं है, इस तरह की बातें जो कही गई हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि एसआईआर के जरिए जो है हम घुसपैठियों पर प्रहार कर रहे हैं, ना कि हम वहां की सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एसआईआर के दौरान उठ रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शिवम और किरण की ममता बनर्जी ने एक लंबे वक्त तक बंगालियत के नाम से, यानी कि वहाँ की संस्कृति के नाम पर वहाँ के लोगों को उलझा करके रखा है। वहाँ अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, अगर मैं बात करूँ आर्थिकी की, तो सब कुछ डामाडोल नजर आता है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पिछड़ी इलाके में आ गए हैं। वहां स्थिति ये है कि अभी भी लोग जो पारंपरिक तरीके से अपना वो तालाब बनाते थे, उसी में मछली का पूरा काम करते थे, और उसके अलावा उनके पास एक खेत होता है जहां वो चावल उगाते थे, और ममता बनर्जी ने वहां के लोगों को वहीं तक सीमित कर दिया है। आज भी वहां पर होता है। मैं दो चीज पे यहाँ पर कहूंगी आपसे कि ये जो एक है कि उन्होंने चीजों को उलझा रखा है। ममता बनर्जी ने सिर्फ ये बंगालियत के बेस पे जो है ये चुनाव नहीं जीता था, वो टाटा नैनो को लेकर के आपको याद होगा कि टाटा की तरफ से एक नैनो की कंपनी जो है आने वाली थी, और उस वक्त में वो टाटा प्लांट लगा रही थी नैनो का, वो जो है जो वो आंदोलन छिड़ा था, उसमें ममता बनर्जी ने अपनी जबरदस्त पैठ बनाई। मैं वही कह रही हूँ, जो है जीत करके मैं वही कह रही हूँ, जो दबे कुचले लोग थे उनका बहुत साथ दिया था, और आज भी देखिए उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो लोगों को भाती है। नहीं, इसके साथ साथ ना एक बंगालीज का एक नेचर एक ये भी होता है कि वो जिस झर्रे पे चल रहे हैं ना उसमें बदलाव बहुत कम ही चाहते हैं। आप गई होंगी तो आपने तो बातचीत भी वहां लोगों से, बिल्कुल मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बंगाल में अगर विकास की बात करें तो उसे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होने दिया गया है, जबकि कोलकाता महानगरों में से एक आता है। लेकिन अगर आप कोलकाता की स्थिति देखेंगे तो कोलकाता में भी यही हाल है कि एक सिंगल लेन रोड जा रही है और उसके दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं। तो ये महानगर का हाल है, वहां के लोगों को उस तरीके से डेवलप किया ही नहीं गया, न शिक्षा के तौर पर, न आर्थिकी के तौर पर, जिसकी वो हकदार हैं। हमेशा मैं ये मानती हूँ कि ममता बनर्जी अपनी जो बात है वो बहुत मुखरता से रखती हैं, और वो जिस तरीके से रखती हैं उसके बाद सामने खड़ा हुआ कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये सोचता है कि ममता बनर्जी ने ये कह दिया है तो अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। ममता बनर्जी का जो रुतबा है वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। ममता बनर्जी बंगाल में पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सच है, ये वहां के लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि बंगाल जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ सकता था उसे कहीं ना कहीं रोका गया है। उसकी वजह भी ये रही है, कितने सारे घोटाले में अभिषेक बनर्जी के नाम सामने आ जाते हैं, कितनी सारी चीजों में उनके जो मंत्री हैं वो फंस जाते हैं। एग्जैक्टली, चिटफंड घोटाले कितने ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं। इंडस्ट्री नहीं वहां बैठने दिया। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि वहां पर अगर मैं सिर्फ कोलकाता की बात कर लूं तो कोलकाता में सॉल्ट लेक का जो एरिया है वो इतना ज्यादा डेवलप माना जाता है, जहां पर आपको वहां के कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के घर होंगे, इसके अलावा जो एक्टर एक्ट्रेस है उनके घर होंगे, वो सॉल्ट लेक का एरिया माना जाता है। लेकिन उससे आप 5 किलोमीटर अगर आगे जाएंगे तो आपको वही दिखेगा। बंगालियों की निशानी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बंगालियों का विकास ना करना इज अ रॉन्ग थिंग। कि वहां पर एक घर के सामने तालाब बना हुआ है, दूसरा बगल में जो खेत बना हुआ है वहां पर चावल उगाए जा रहे हैं, तो लोगों की जो जरूरतें हैं बस उन्हें खाने तक ही सीमित कर दिया गया है कि देखिए खाना आपको मिल रहा है, घर आपके पास है ही,
और रही कपड़ों की बात, तो वो तो कभी साल में 2 बार खरीदने हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो वो तो आप जुटा ही लेंगे। तो इससे ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। तो ममता बनर्जी को इस तरफ भी सोचना होगा। वहाँ के लोग प्यार करते हैं और ममता बनर्जी को उनके प्यार का सम्मान करना चाहिए। ये गलतफहमी है, एसआईआर से उनके वहाँ की डेमोग्राफी सुधर जाएगी, उसके मुसलमानों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, बाहर उसमें से जो अवैध वोटर तौर है पे आए हुए वो चले जाएंगे, वो गिर जाएंगे, और यही उनके लिए दर्द है। उनके नाम निकल जाएंगे इसमें, जिनका एड्रेस बदला है वो चले जाएंगे, जो अब पश्चिम बंगाल से निकल के दूसरे राज्यों में चले गए उनका नाम हट जाएगा यहाँ से। तो ऐसी कई चीजें हो जाएंगी। तो ये सब कुछ चीजें ऐसा नहीं है बिल्कुल, और ये सिर्फ एक सोच का विषय है। और मुझे लग रहा है कि एक तरह से दिमाग में जो है बिठा लिया गया है बिहार जीत के बाद कि किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई और एनडीए के खाते में चीजें गई हैं। लेकिन शिवम, आप जो यहाँ पर कह रहे थे, क्योंकि दुर्गा पूजा देखिएगा आप, वहां पर रामनवमी का भी जिक्र जो है यहाँ पर किया। मैं दुर्गा पूजा मोस्टली यहाँ पर जो है देखूंगी कि जब उनका मुहर्रम होता है, लगभग समय जो है उनके सेम है। दुर्गा पूजा में विसर्जन करने नहीं दिया जाता है, ममता सरकार रोक देती है, ये कहती है आप एक दिन के बाद विसर्जन कर लीजिएगा। तुष्टीकरण। हाँ, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो बंगाली है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह से आप अपने ही धर्म, अपनी ही आस्था पर चोट कैसे कर सकते हैं? अब उसके दबाव में उन्होंने फिर जो आप जैसे होता है ना, पंडालों के लिए एक राशि दी जाती है, हाँ। उन्होंने बढ़ाई, वो भी बढ़ाई, ये भी लेकिन फिर वो आप कहते हैं कि भाई वो पार्टी वाले पैसे देकर के चीजें खरीदना, अब ये आस्था का विषय फिर देखिए, रह जाता है ना। ये वाली देखिए, आपकी आस्था नहीं दिखती है। अब आप देखिए, इसमें आपको एक जो बंगाली सोच है उसको भी समझना होगा कि भाई वो उनके लिए दुर्गा पूजा मेन है, मस्ट है। हाँ, उसमें कल को अगर ममता दीदी ने भी अगर इस लाइन के विरुद्ध वो चलेगी तो ये बंगाली वोटर भी हट जाएगा। तभी तो आपको देखिए बीजेपी धीरे धीरे करके वहां पर आगे बढ़ रही है। हाँ। तब समय लगेगा, किला ढहना है, उसमें भी वक्त बहुत लगेगा, लेकिन बीजेपी आगे बढ़ रही है। और ये कौन से वोट बैंक जा रहे हैं उनके पास? ये जो नाराज है ममता से। ममता बनर्जी की लेगेसी को वैसे भी कोई आगे नहीं बढ़ा पाएगा अगर वो सोच रही है कि उनके भतीजे आगे ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। हाँ। कि वहां पर बीजेपी ने अपने आप को डेवलप किया है, लोकसभा चुनावों से लेकर के वहां के विधानसभा चुनावों तक। और ममता बनर्जी को यही डर है कि ये जो उनका आखिरी चुनाव है कहीं वो जीत ना जाए। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पर वो कितना दाव लगा पाएंगे ये अपने, क्योंकि वो टीएमसी से ही आए हुए हैं, उनको तो अलग नहीं, ऐसे ही होता है। अब देखिए, अब टीएमसी के साथ कांग्रेस भी अब नहीं है, एक तरीके से आप ये भी समझ लीजिए, चुनाव में वो कोई साथ तो नहीं थे, बातें पहले बहुत उन्होंने करी, लोकसभा में भी एक से जगह से मुर्शिदाबाद का नाम मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को वहां से टिकट दिया, और उन्होंने क्या क्या बोला, टीएमसी के जो नेता हैं उन्हें उतार दिया, इरफान पठान को वहां से जाकर के टिकट दे दिया। तो बड़ा क्लियर है कि वो अकेले ही लड़ रहे हैं, और टीएमसी भी ये रिस्क नहीं लेगी। आगे भी कोई कहता है कि भाई महागठबंधन या फिर गठबंधन या इंडी गठबंधन का क्या होगा, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बाकी जो दुर्गा पूजा की बात तो कि हम भी मनाते हैं बहुत अच्छे से, पश्चिम बंगाल मैं भी रहा हूँ काफी समय, हमारे भी वहाँ रिश्तेदार हैं। वोट बैंक की राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हावी है, और इसे दरकिनार करना कहीं ना कहीं सारी पार्टी चाहे कितना ही इससे पल्ला झाड़े, लेकिन वोट बैंक एक ऐसा इंपॉर्टेंट वहां पर कहा जाए, चाहे धर्म के आधार पर हो या वहां पर वोटरों को साधने के प्रति उनकी जो रुचि है उसके प्रति हो, ये वोट बैंक की राजनीति ही पश्चिम बंगाल में इस वक्त अगर कहे बीजेपी और टीएमसी के बीच जो एक तरह से आप कंटिन्यू करेगा। एक खबर है इस बीच में अपडेट कर दूं कि अदालत में ये पूरा मामला जो है वो चला गया है, और एसआईआर को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चुनौती दी गई है, और अदालत ने चुनाव आयोग से जो है जवाब भी मांगा है। 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे इस पूरे मामले को, जितनी भी याचिकाएं अभी तक आई हैं। ये सिर्फ बंगाल के लिए है या सब? ये अभी फिलहाल तो एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए तो डेफिनेटली बाकी जगहों का भी होगा, लेकिन इसमें मेन फोकस जो है अभी बंगाल है। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कॉल लेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, वहां की जनता क्या चाह रही है, मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वो अछूते हैं, चाहे बात रोजगार की हो, चाहे बात वहां पर रिसोर्सेज की हो, अभी भी वहां पर स्थिति कम से कम वही है। तो ऐसे में कोई भी सरकार आती है, चाहे किसी भी, चाहे ममता बनर्जी की हम बात करें या बीजेपी की बात करें, सरकार किसी की भी बने, वहां पश्चिम बंगाल अभी भी सवाल इसी को लेकर खड़ा करेगा कि वहां की जनता के लिए कौन उसके हितों के लिए काम करेगा। फिलहाल इस डिस्कशन में बस इतना ही। आप देखते रहेंगे डेली।